ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत। सेकेंड ईयर एचटीपी के स्टूडेंट्स के लिए मेडिसिन में आज कल हमने क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ पढ़ा था, जो बर्ड्स के डिजीज़ हैं। जो माइकोप्लाज्मा, हमने माइकोप्लाज्मोसिस कल हमने पढ़ा था, इसका नाम, और एक पढ़ा था PPLO यानी कि प्लूरो निमोनिक लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ये एनाटॉमी में भी हमने पढ़ाया था आपको, हाँ बिल्कुल पढ़ाया था PPLO यानी कि छोटे से छोटे सेल और बड़ा जो है अंडा। तो ये हमने मुर्गी का अंडा ये हमने बताया था, शुतुरमुर्ग की अंडा, बड़ा जो सेल वो और ये छोटा ये वहाँ आपने इसको पढ़ा हुआ है। तो ये PPLO प्लूरो निमोनिक लाइक ऑर्गेनिज्म, इसका फुल नाम जो है होता है। आज इसमें हमने अब हमारे पास दो डिजीज़ रहे हैं, एक तो है गम्बोरो डिजीज़ और एक है एवियन इन्फ्लुएंजा। आई थिंक बस ये दो डिजीज़ इसमें बर्ड्स में रह गए हुए हैं, तो आज इन दोनों को हम जो डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है गम्बोरो डिजीज़। इस रोग को निम्न नामों से भी जानते हैं: इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़ या बर्सा, इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़। ये आगे हम इसको क्लियर करेंगे कि ये बर्सा, व्हाट इज बर्सा। संक्रामक नेफ्रोसिस यानी कि इन्फेक्शियस नेफ्रोसिस। अब नेफ्रोसिस आपको पता है, ये जो गुर्दा, इसका जो है वो नेफ्राइटिस आपने पढ़ी हुई है, तो उसमें इन्फेक्शन जो हो जाना, इन्फेक्शन संक्रामक नेफ्रोसिस। यह रोग 2 से 8 सप्ताह की मुर्गियों में एक अति संक्रामक एवं घातक रोग है, जिसमें पक्षी के सफ़ेद दस्त होते हैं। अभी देखो सफ़ेद दस्त आएंगे, कितनों के अंदर आते हैं, लेकिन इनको अलग से आपने डिफ्रेंशिएट करना होता है, तब ये क्लियर हो पाता है कि ये हरे मिक्स हैं, अकेले सफ़ेद हैं। तो इस तरह के जो है अलग अलग बीमारियों को अलग से छांटना होगा। ये रोग सबसे पहले सन 1952 में USA के गुम्बोरो नामक, ये एक प्रदेश है, देखा गया था, स्टेट है, इसलिए इस रोग को भी गुम्बोरो रोग का नाम दिया गया। गम्बोरो भारतवर्ष में सन 1971 में उत्तर प्रदेश में रोग रिकॉर्ड किया। तत्पश्चात 1984 में आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान प्रदेश में रिकॉर्ड किया गया। इसकी इटियोलॉजी, ये रोग RNA विषाणु द्वारा होता है। यह विषाणु फैब्रिकस बर्सा, अब ये है बर्सल डिजीज इन्फेक्शन। तो ये बर्सा जो है आपको देखा है इसमें फैब्रिकस, तो ये फैब्रिकस बर्सा या बर्सा फैब्रिकस फेब्राई, बर्सा फेब्राई, इसका नाम बर्सा फेब्राई भी है। तो ये क्लोएका के अंदर जो है, जो इसकी क्लोएका होती है बर्ड की, उस पर एक इस तरह का एक जो एक ऑर्गन है ये, जिससे बीटा सेल जो है स्क्रीट होते हैं और जो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं, जो इम्यूनिटी पावर है बर्ड की वो बढ़ाते हैं। तो ये जब इस पे सीधा जाके असर करता है तो इसको इन्फेक्शन से ये जो बीटा सेल स्क्रीशन बंद हो जाता है इससे, और ये क्या होता है, इम्यूनिटी डाउन हो जाती है और पशु जो है बीमारियों ग्रसित होकर मर जाता है। तो ये विषाणु फैब्रिकस बर्ड्स ये वायरस को नुकसान पहुंचाता है, जिससे पक्षी की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तथा पक्षी आसानी से अन्य बीमारियों से रोगग्रस्त हो जाता है। ये विषाणु 1% फॉर्मेलिन तथा क्रिसोल से आराम से निष्क्रिय इनएक्टिवेटेड हो जाता है। रोग फैलने का माध्यम इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन संक्रमित आहार, पानी, बीज आदि के माध्यम से, रोगी पशु के सीधे संपर्क में आने से, अथवा परिचारक अथवा विजिटर्स द्वारा संक्रमित अंडों द्वारा। सिम्टम इसमें पक्षी में ड्राउजीनेस, उनीदापन, ड्राउजीनेस, यूँ आँखें बंद करी यूँ ड्राउजीनेस, बैठ रहना। डिप्रेशन
डिप्रेशन में चला जाता है, बिल्कुल ही सुन्नों की तरह से जो है वो बैठता है। इसमें दूसरा, सफ़ेद पानी जैसे भयंकर दस्त आते हैं जिसमें डिहाइड्रेशन की स्थिति पैदा हो जाती है। पंछी पंखों को फड़फड़ाकर, रफल्ड फैदर कर, कांप कर, लड़खड़ा कर चलता है। एक ही रात में 100% पक्षी रोगग्रस्त हो जाते हैं। समय ही नहीं मिलता ट्रीटमेंट का। निदान लक्षणों के आधार पर शव परीक्षण पर निम्न लक्षण देखें तो सबसे पहला तो आपने श्लेष्मा कुटी यानी बरसा, उसको ही खोलते हैं और उसमें कोलोइकल बरसा को बरसा और फैब्रिकस कहते हैं, एक ही बात है। यह बरसा सूज जाता है, पीला पानी जैसा द्रव्य भरा जाता है तथा कभी कभी इसमें रक्तस्राव भी होता है। पेक्टोरल थाई व पैर की मांसपेशी कंजक्टिव यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा रक्त का प्रभाव, कंजक्शन हो जाता है, रक्त स्रावित होता है, बहुत ज़्यादा रक्त, लाल एकदम से यूँ नज़र आएंगे आपको ये वाले मांसपेशी इसमें कंजक्शन, कंजक्टेड हो जाती हैं। छोटे छोटे खून के धब्बे यानी कि पेटिकुलर हेमरेजेस, छोटे छोटे जैसे जगह जगह छोटे छोटे पिन पॉइंट जैसे ब्लड लगा हुआ मिलेगा तो वहाँ ये हेमरेज होगा, मिलेगा, तो इसको पेटिकुलर हेमरेजेस कहते हैं या टेकियल हेमरेज कहते हैं। इसमें वो मिलता है आपको। वैसे तो ये नोट टेकियल, पेटिकुलर ही बोलते हैं इसको, यस पेटिकुलर ही पढ़ा हुआ है मैंने। गिजार्ड, अच्छा ये को कहाँ मिलेंगे? गिजार्ड व प्रोवेंट्रिकल के जोड़ पर मिलते हैं। अब गिजार्ड फुला हुआ भाग आपको पता है, प्रोवेंट्रिकुलर पेट के जो है भाग हैं ये पेट के, तो ये गिजार्ड व प्रोवेंट्रिकल के जोड़ पर मिलते हैं ये, यस गिजार्ड व प्रोवेंट्रिकल। ये ट्रू स्टोमक और मस्कुलर स्टोमक आपने पढ़ा होगा उसमें एनाटॉमी में, इसके अंदर जो है जोड़ पर मिलते हैं। दोनों पेट का आपस में जब जोड़ होता है ना, ये तो आपको पता है, एक तो गांठ लाइक होता है यूं सॉलिड, एक होता है मसल पार्ट इसका, तो ये दोनों का जहाँ जोड़ होता है वहाँ पे ये जो है पेटिकुलर हेमरेज मिलेगी। तो वो जो फूला हुआ भाग है ना वो क्रॉप होता है, वो अलग है, वो तो बाहर है, बाहर की साइड है, ध्यान रखना। वृक्क में सूजन व यूरेट इकट्ठा हुआ मिलता है गुर्दे के अंदर। यूरेट यानी कि वाइट जो है यूरेट टाइप जो है वो क्रिस्टल यूरेट व उसके नेफ्राइटिस हो जाती है, सूज जाता है। अभी पीछे हमने पढ़ा इसको, नेफ्रोसिस। यकृत में फैटी बदलाव है, रंग विकृत डिस्कलरेशन हो जाता है। यकृत जो है, लीवर जो है वो फैटी हो जाता है। निम्न सीरोलॉजिकल जांच इसमें एग्लूटिनेशन टेस्ट ये बताएंगे आपको, कोएगुलेशन टेस्ट, डॉट एलिसा टेस्ट और अगर जेल इम्यून डिफ्यूजन टेस्ट, तो ये इसके वायरस को जांच के लिए इसमें काम में लेते हैं। ट्रीटमेंट यानी कि उपचार, कोई विशेष प्रकार की अति प्रभावी औषधि नहीं है। एंट्रोफ्लॉक्सासिन 1 ml पर लीटर इन ड्रिंकिंग वाटर। एविसोल एट द रेट ऑफ 100 ग्राम पर 100 वर्ड्स इन ड्रिंकिंग वाटर। इलेक्ट्रोलाइट्स एट द रेट ऑफ 100 ग्राम 100 वर्ड्स इन ड्रिंकिंग वाटर। कंट्रोल, पूर्ण रूप से स्वास्थ्यकर व स्वच्छतापूर्ण फार्म में सावधानियाँ रखें। रोगी पक्षियों को अलग कर दें। संक्रमित पशुओं में संपर्क आए हुए बर्तनों को अलग करें। नए बच्चे लाने से पूर्व ही फार्म हाउस को पूर्णतया डिसइंफेक्टेड और फ्यूमिगेटेड यानी कि फ्यूमिगेशन करें, उसमें वही धुआं, फ्यूमिगेशन ऐसा केमिकल का धुआं उसके अंदर कर दें ताकि ये सारा खत्म हो जाए। फार्म पर आने वाले दर्शनार्थियों पर प्रतिबंध लगाएं। संक्रमित पशुओं का खाद व बीट आदि का उचित निष्पादन करें। संक्रमित पक्षियों को जला दें। बरसा B2K टीका का उपयोग कर सकते हैं। बरसा B2K ये इंजेक्शन कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि भाई ये इसमें बहुत अच्छा कारगर है। निम्न टीके वेंट्री बायोलॉजिकल के उपलब्ध हैं।
इसमें ये लिकर्ट टाइप स्ट्रेन लाइव वैक्सीन, इंटरमीडिएट टाइप ट्रेन लाइव वैक्सीन और इनएक्टिवेटेड किल्ड वैक्सीन। तो ये वैक्सीन ही इसका एक उपचार है, यूँ ही समझिए प्रिवेंशन है, उपचार तो इसमें है ही नहीं। तो ये एज दे रखी है, किस एज पे कितना जो है लगाना है। तो यह 7वें दिन, 12 से 14 दिन और 20 से 24 दिन। इसमें पहला 7 दिन माइल्ड ल्यूकर्ट टाइप, अच्छा ये लिकर्ट नहीं ल्यूकर्ट है, ये LU है, ये LI को इसने U को LI बना दिया हुआ है, ल्यूकर्ट टाइप। इंटरमीडिएट स्ट्रेन इन एक्टिवेटेड इंटरमीडिएट स्ट्रेन है ये। इंट्रा ऑकुलर आँख में 0.2 ml और सबकट इंट्रामस्कुलर इंट्राओकुलर किसी भी तरह से आप इसको काम में ले सकते हैं। तो देखिए इंट्राओकुलर भी है, सबकट और इंट्रामस्कुलर। तो ये 4 लेयर में आपके पास में 7 दिनों पे ये आपने सेम जो है माइल्ड ल्यूकर टाइप इंट्राओकुलर, इंटरमीडिएट स्ट्रेन इन एक्टिवेटेड 2.2 ml सबकट और इंट्रामस्कुलर इंट्राओकुलर, ये स्ट्रेन सेम है। तो इसमें बूस्टर डोज जो है आपने 28 पे 32 दिन पे लगानी है और इंटरमीडिएट स्ट्रेन सेकंड जो है बूस्टर डोज इसकी 42 से 48 दे। तो इस तरह से ये आप इसमें बचाव जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एवियन इन्फ्लुएंजा। एवियन इन्फ्लुएंजा तो ये बर्ड फ्लू आपने बहुत पहले सुना है। ये बर्ड फ्लू कितनी जो है मुर्गियों की जान आपको पता है, और कितनों को जो है वो कितने फार्म जो नष्ट किए गए, इसके अंदर मुर्गियों को किस तरह से जो है वो डाल करके और नष्ट किया गया। तो ये वो है जो आपने इसको बर्ड फ्लू, तो इसे बर्ड फ्लू व एवियन फ्लू भी कहते हैं। यह सबसे पहले 1900 में इटली में पहचाना गया। ये इन्फ्लुएंजा ए स्ट्रेन के H5N1 टाइप के विषाणु से फैलता है। भारतवर्ष में जनवरी 2006 में महाराष्ट्र प्रदेश में नवापुरा व जलगांव जिलों में पाया गया, जहाँ करीब 5 लाख मुर्गियाँ इस बीमारी से मरी। तो ये H5N1 विषाणु का ये देखिए, आपने इसका डायग्राम देखा तो ये है कितना घातक है। तो कारण इसमें यह इन्फ्लुएंजा ए स्ट्रेन H5N1 टाइप विषाणु से होता है। यह बर्ड फ्लू वायरस पशुओं में मनुष्यों में फ्लू नामक रोग फैलाता है। तो इसीलिए इसको तुरंत जो है उनको सभी मुर्गियों को जो है वो ख़त्म कर दिया गया, ताकि ये इतना भयंकर फैलाव ना ले सके। तो ये स्वाइन फ्लू में ये H1N1, H1N2, H3N1 और H3N2 से होता है वायरस से। हॉर्स के अंदर ये इक्वाइन 1 H7N7 व इक्वाइन 2 H3N8 से होता है। डॉग फ्लू इक्वाइन H3N8 से होता है। और ह्यूमन के अंदर ये H5N1 ही वायरस जो है वो फैलता है सीधा डायरेक्ट, और सर्स वायरस और H5N2 वायरस भी इसमें फैलाव लेता है। तो ये म्यूटेड भी हो जाता है। तो जब ये म्यूटेड हो जाता है तो कंट्रोल से बाहर हो जाता है, क्योंकि ये अपनी जो है शक्ल फिर ये चेंज हो जाता है। अभी जैसे ये कोरोना म्यूटेड फार्म में अभी देखा ना, आपने अखबारों में पढ़ते हो, अभी फिर जो है किस तरह से अपनी चेंज कर रहा है, और वो वैक्सीन काम नहीं करती, तो ये म्यूटेड हो जाता है। ट्रांसमिशन रोगी मुर्गियों के सीधे संपर्क से, रोगी पशु के स्त्राव सतही पदार्थों के संपर्क में, संक्रमित फार्म के परिचार के जूतों, कपड़ों, पक्षियों के क्रेट्स व अन्य उपकरणों से संपर्क में। पक्षियों के अंडों से इसका प्रसारण नहीं होता। संक्रमित पशुओं के मांस को यदि उबाल लेते हैं तो ये विषाणु मर जाता है। तो ये उस समय जो ये मीट खाने वाले थे उनको ये पता नहीं था, नहीं तो वो बेचारे कहते कोई बात नहीं, दे दो यार, घर पे तो जाके तो उबाल ही लेंगे। तो ये भी एक बड़ी कमाल की बात है। लेकिन वो ले जाने वाला कहीं अगर हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। ले जाते समय अगर खुद संक्रमित होगा, क्यों H5N1 ही ह्यूमन बींग में होता है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। और वो जो बनाता है वो अगर हो गया तो वो आगे कईयों को बहुतों को फैलाएगा। तो इसलिए ये पाबंदी लगाई जाती है।
ये H5N1 विषाणु जंगली मुर्गियों से सभी पक्षियों में, सूरों में, घोड़ों में, मनुष्यों में पहुंच जाता है। यह विषाणु ऊपर के श्वसन तंत्र, आँख की श्लेष्मा, पाचन तंत्र पर मुख्य रूप से असर करता है, जैसे कोरोना करता है। सिम्टम इसमें है, पंख झड़ जाते हैं, अंडे का बाह्य सफेद आवरण कोमल हो जाता है, पक्षी निढाल व पानी जैसी हरिबीट करता है, पक्षी को भूख कम लगती है, अंडों का उत्पादन कम हो जाता है। कलगी, ये किलजी बोलते हैं, यहाँ एक ही बात है, अपने वैसे कलगी बोलते हैं। वेटल्स नीली पड़ जाती है। साइनोटिक बोलते हैं इसको, साइनोटिक हो जाना, यानी कि उसमें उसका नीला पड़ जाना। सिर पर, आंखों की पलकों पर किलगी व वेटल्स पर एडिमा, सूज जाना, नाकों में रक्त स्रावित होना, स्राव जो रक्त सहित आना, पक्षी को सांस लेने में दिक्कत, पक्षी खांसता है, पक्षी लड़खड़ा के चलता है। पिन पॉइंट रक्त स्राव पैरों पर तथा शैंक्स पर, मृत्यु दर एकदम अधिक होगा। पिन पॉइंट यानी कि जैसे पिन पॉइंट आलपिन होती है, बस उतना ही जो है वो ऐसा रक्तस्राव, इतना सा पैरों पर तथा, तो ये पिन पॉइंट, ये पेटेकिल हेमरेजेज होता है, वहाँ से पिन पॉइंट हेमरेज हल्का हल्का आता है, मामूली सा महसूस होता है। तो ये शैंक्स पे भी मृत्यु दर कम, एकदम अधिक, पर मृत्यु दर एकदम अधिक हो जाता है। डायग्नोसिस, लक्षणों में कलेक्शन ऑफ सैंपल फ्रॉम कोलोइकल स्वैब, फीकल सैंपल, ट्रेकियल स्वैब। अभी आजकल जैसे आदमियों में नेजल और इसमें लेते हैं गले से। शव परीक्षण के दौरान ब्रेन, स्प्लीन, हार्ट, लंग, पैंक्रियाज, ये यहाँ पे पैंक्रियाज लिखा है, यानी पेनरियाज लिख रखा है, तो पैंक्रियाज करो, इसी को सी करो। पैंक्रियाज, लिवर व किडनी आदि से सैंपल लेकर जांच होती है। आइसोलेशन ऑफ वायरस, इसको वायरस को आइसोलेट करके, तो इसमें ये क्या इन्होंने लिख दिया, डायरेक्टिजन, अच्छा, डायरेक्टिजन फ्लू A एंड B किट, यस, एंटीजन है उसमें, उससे जो है आप डायरेक्ट किट जो है आज सप्लाई हो रही हैं जो कोरोना के टेस्ट के लिए। अगर जेल प्रेस्क्रिप्शन टेस्ट AGP नोट, उपरोक्त सभी की जांच, अंडरलाइन कर लेना भाई इसको, हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी, हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी HSALD ऑफ IVRI भोपाल में ही होती है। इसको अंडरलाइन करना, ये जरूर कई बार पूछ लिया जाता है फिल इन द ब्लैंक्स में। ट्रीटमेंट, कोई उपयुक्त इलाज नहीं, लेकिन एंटीबायोटिक अवश्य दें ताकि अन्य बीमारियां अपना प्रकोप नहीं दिखा सके। स्वच्छता, अच्छी खुराक व बचाव ही उपचार है। बचाव में जो ही किसी भी फार्म में फ्लू के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत निदेशक पशुपालन विभाग, जिलाधीश नज़दीक जिला स्तर के पशुपालक अधिकारी को सूचित करें। ये आपके कार्य हैं, ये आपसे पूछा जाएगा कि अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो आपके क्या कार्य हैं, ये 2.5 नंबर का जरूर पूछा जाएगा। और आपको पता होना चाहिए हर हाल में कि अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है, ऐसा कुछ आ जाता है, तो मेरे क्या कर्तव्य बनता है वहाँ पे है जी। अगर कहीं आप सब सेंटर के इंचार्ज हैं तो आपके क्या कर्तव्य बनते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने नज़दीकी जो हॉस्पिटल में डॉक्टर है उसको सूचना देवें, और डॉक्टर जो है वो जिला पशुपालन अधिकारी को सूचना देवे, और जिला पशुपालन अधिकारी तुरंत कलेक्टर को इसका मैसेज देवे, ताकि जैसे अभी ये प्रबंध किए गए हैं ऐसे सारे प्रबंध होते हैं जैसे कोरोना में हो रहे हैं। संक्रमित पशु के सैंपल लेकर उचित मार्ग द्वारा HSADL भोपाल को तुरंत भेजें। यदि वहाँ से पॉजिटिव आ जाता है तो निम्न सावधानियाँ बरतें। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिला कलेक्टर के माध्यम से उस क्षेत्र को संक्रमित क्षेत्र घोषित कराने, पशु पक्षी वाहन आदि पक्षियों के उत्पादन के स्थानांतरण पर रोक लगवाएं। जैसे अभी आवागमन बंद हो गया था, अभी पूरी की पूरी वो सेम चैन है। पशु चिकित्सक की देखरेख में संक्रमित फार्म के पशुओं को नष्ट करवाकर उसको नुकसान की रकम दिलवाएं। संक्रमित क्षेत्र के 10 किलोमीटर के व्यास में व्यक्तियों को बीमारी की गंभीरता, उपचार व बचाव आदि के संबंध में जागरूक करें। यदि सुविधाजनक हो तो पक्षियों में टीकाकरण अवश्य करवाएं। लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम है, बड़ी दिक्कत है। ये कौन जाए ऐसी परिस्थिति में। तो ऐसी परिस्थिति में ये सब
जो है डॉक्टर ही आगे होते हैं, तो डॉक्टर को जाना पड़ता है। तो अगर उस समय सभी ह्यूमंस को बचाना है तो ये हमारा मेन जो कर्तव्य बनता है कि हम लोग आगे की फ्रंट लाइन में खड़े होकर ये सारी व्यवस्थाएं कराएं। जैसे अभी मेडिकल वाले करा रहे हैं, तो ये हमारा भी उस समय ऐसा कर्तव्य बनता है, अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो हम भी वैसा करें। मुर्गियों के लिए टीकाकरण का प्रोग्राम, मुर्गियों के लिए टीकाकरण का प्रोग्राम, तो आज इसको हम ये समापन की ओर है हमारा ये चैप्टर। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको क्योंकि ये सारे बचाव और ये किस तरह क्या क्या करने, ये सब आपने पीछे 3-4 बीमारियों में पढ़ लिए, तो उसे हम लगभग वही हैं, तो इसलिए ज़्यादा मैंने उसको लंबा नहीं उसको समझाने का प्रयास किया। तो आप इसको, क्योंकि 2-3 चैप्टर के अंदर उसी तरह उनको अच्छी तरह से करीब समझा दिया था, वो सेम ही है सावधानियाँ और सारा जो है वो जिस तरह का भी। अब है मुर्गियों के लिए टीकाकरण का प्रोग्राम। तो 4 लेयर्स कौन सी हैं? वो जो अंडे देती हैं, और ब्रॉयलर वो हैं जो मांस के लिए पाले जाते हैं। तो इसमें हमने ये चार्ट आपके पास सारा हलवत में होना चाहिए और आपको ध्यान होना चाहिए। अगर आप मुर्गी फार्म खोलने का वो रखें ध्यान, तो ये चार्ट जो है बना करके वहाँ मुर्गी फार्म में ही अपना टांग लें और डे इसको आप चेक करें। डे ओल्ड चिक पे पहले दिन जो चिक आपके पास है, तो उसके मर्क्स एट हैचरी वैक्सीन जो है वो इसमें हमारे 0.2 ml बाई सब कट इंजेक्शन जो इसको आप दें। 1 डे ओल्ड है जो उसको बिटवीन 4 से 10 डेज, 4 से 10 डेज। रानीखेत F1 स्ट्रेन का इसके जो है नेजल ड्रॉप्स के द्वारा आप इसको या आई ड्रॉप इसमें ज़रूर दे दें। ये 4 से 10 दिन है। देखिए ये इसी तरह से डेज के हिसाब से है, ये इनका आगे पीछे नहीं करना है इसको। बिटवीन 18 to 21 डेज गम्बोरो का, ये भी आई ड्रॉप और ड्रिंकिंग वाटर में है। 24 से 28 दिन इन्फेक्शन ब्रोंकाइटिस, यस इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, IB इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, तो इसका भी आई ड्रॉप है। ये आप उसमें 24 से 28 दिन पे सभी को करना है, ये आप ध्यान रखें। 5 से 6 वीक पर रानीखेत लसोटा स्ट्रेन, ये अब देखिए वो रानीखेत F1 स्ट्रेन थी, ये लसोटा स्ट्रेन, और ये ड्रिंकिंग वाटर में आप दें। बिटवीन 8 to 9 वीक्स। तो इसमें तो आपको बड़ा प्रॉपर सचेत रहना पड़ता है, ये ध्यान रखना। अगर उसमें मुर्गियों के आपने ये जो है पोल्ट्री फार्म खोला है और लॉस से बचना है, तो ये इस तरह से ध्यान रखना पड़ता है आपको। इसके बाद में 8-9 वीक पे रानीखेत R2B वैक्सीन है, 0.5 ml बाई इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। 8 वीक ऑनवर्ड इन्फेक्शियस कोराइजा, ये कील्ड वैक्सीन है, लाइव नहीं है। सेकेंड डोज आफ्टर 4 वीक, तो ये लगाने के बाद में इसकी 4 वीक के बाद में सेकेंड डोज देंगे। तो ये देखिए 8 से तो अब हमारे पास 6 to 7 और 10 to 11 वीक्स के बीच में फाउल पॉक्स बाई विंग वेब या प्रिक मेथड्स, एक ही बात है। इसमें आप ये विंग में आप जो इसका इंजेक्शन जो है अभी आपको एक बार देखेंगे, प्रयास करवाएंगे आपका कि भी इस तरह से लगाते हैं इंजेक्शन वगैरह। बिटवीन 14 to 16 वीक इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, फिर आपके देखिए 24 से 28 दिन पे लगाया था, फिर ये यहाँ इसका फिर सेकेंड डोज ड्रिंकिंग वाटर में। बिटवीन 16 to 17 वीक्स फाउल पॉक्स सेकेंड डोज। 18 to 19 वीक रानीखेत किल्ड वैक्सीन 0.5 ml इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। और बिटवीन 19 to 20 वीक्स गम्बोरो किल्ड वैक्सीन बाई सबकट और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। 14th वीक ऑनवर्ड लासोटा वैक्सीन और IB और प्लस लसोटा कंबाइंड जो है वो ड्रिंकिंग वाटर में एवरी 12 वीक जो है हमने ये उसको पिलाना ही पिलाना है। अब है 4 ब्रॉयलर्स। डे ओल्ड चिक पे हमने मर्क्स वैक्सीनेशन एट हैचरी 0.2 ml बाई सबकट। 4 से 10 दिन पे वही F1 स्ट्रेन सेम है, नेजल वही सेम है, ये बिटवीन 18 से 21 गम्बोरो
आई ड्रॉप द्वारा बिटवीन 30 to 35 डेज रानीखेत लसोटा स्ट्रेन ड्रिंकिंग वाटर में। फॉर ब्रॉयलर पैरेट 22 से 32 वीक, ये देखना पड़ेगा ये वर्ड पैरेट्स ये किसके लिए यूज़ किया है। रानीखेत डिजीज किल्ड वैक्सीन 0.5 ml बाई इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन फॉर ब्रॉयलर। अगेन पैरेट्स 22 से 24 और उधर 22 से 32, ये क्या मतलब हुआ? ये 22 से 24 आ गया। गम्बोरो किल्ड, अच्छा उसी के दौरान बीच में लगेगी, ओके वो रानीखेत है, ये गम्बोरो किल्ड वैक्सीन दोनों ठीक है, सब कट और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के द्वारा। तो ये हमने ये पैरेट क्या शब्द आ गया ये नया, इसको मैं मार्क करता हूँ, ये अपने इसको देखेंगे और इसकी कर लेंगे चर्चा, ये नया सा वर्ड है। तो आज हमने हमारा जो है ये पोल्ट्री के डिजीज़ हमने कंप्लीट किया। प्रोटोजोन डिजीज़ के कारण और कॉज ऑफ प्रोटोजोन डिजीज़ हम अगले हमारे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।